प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। इसका मुख्य बिंदु होगा आज के इस व्याख्यान का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भाग 2। भाग 1 में हमने इसके परिचय और कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आज जिन बिंदुओं को हम कवर करेंगे उनमें महत्वपूर्ण है, सबसे पहला पार्टनरशिप, पार्टनर्स के प्रकार, साझेदारों के प्रकार। ठीक इसी तरह से किसी भी पार्टनर का प्रवेश पार्टनरशिप में किस प्रकार होगा। साथ ही हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप में जो सेवानिवृत्ति है वो किस तरह से होगी, और जो पार्टनर्स है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज पर प्रकाश डालेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को हम समझ ले। तो यद्यपि और भी कई तरह के टाइप्स है, 6 मुख्य प्रकार इनके जो है उनमें पहला है एक्टिव पार्टनर अथवा मैनेजिंग पार्टनर। दूसरे जो है वो उनको डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तीसरे नॉमिनल पार्टनर होते हैं। चौथी श्रेणी में पार्टनर बाय स्टॉपेल आते हैं। पांचवी श्रेणी में पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली आ सकते हैं, और छठवें श्रेणी में माइनर पार्टनर आ सकते हैं। तो इस तरह से 6 मुख्य प्रकार जिसकी अधिनियम चर्चा करता है, उस पर हम एक एक करके संक्षिप्त प्रकाश डालें। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर अथवा मैनेजिंग पार्टनर। तो ये मूल रूप से एक ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है जो कि व्यवसाय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करता है, और जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि उसकी एक सक्रिय भागीदारी होती है व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में, और वो जो है वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर कार्य करता है। इनकी संख्या 1, 2 या एकाधिक भी हो सकती है। तो इस तरह से उनके बीच में जो आपसी सहमति है उसके अनुरूप कुछ पार्टनर एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं, कुछ पार्टनर अन्य श्रेणियों में आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टनर जो रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस जारी करना होता है। जब भी इस तरह का कोई अपना एक्टिव पार्टनर फर्म में से रिटायरमेंट लेता है तो उसे पब्लिक नोटिस जारी करके अपने रिटायरमेंट के इंटेंशन को लोगों को सूचित करना होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि दिस विल एब्सॉल्व हिम ऑफ एक्ट्स डन बाय अदर पार्टनर्स आफ्टर रिटायरमेंट अनलेस ही गिव्स पब्लिक नोटिस ही विल बी लायबल फॉर ऑल एक्ट्स इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। और अगर वो पब्लिक नोटिस देने में फेल होता है तो जो उसके रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर्स के एक्शन के लिए भी वो उत्तरदायी कहलाएगा। इसीलिए जो मैनेजिंग पार्टनर है या एक्टिव पार्टनर है उसका ये दायित्व है कि वो पब्लिक नोटिस के माध्यम से लोगों को सूचित करे कि अब वह रिटायर होना चाह रहा है, और उसका प्रबंधन में अब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा प्रकार है डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, डॉर्मेंट अर्थात जो छुपा रहे, जो सोता रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो सोता रहे वो क्या काम करेगा, इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है। तो वह ऐसा पार्टनर होता है, ऐसा साझेदार होता है जो व्यवसाय की दैनंदिन गतिविधियों में कुछ भी भाग नहीं लेता है, और ये साझेदारों की आपसी समझ से ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो यद्यपि भाग नहीं लेता है गतिविधियों में, लेकिन चूंकि वो एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी का जो सिद्धांत है पार्टनरशिप का, उसके तहत वो बाकी सारे पार्टनर के जो एक्शंस है उनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक इसी तरह से वह प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपना हिस्सेदारी रखता है, और साथ ही साथ अपना कैपिटल ऑफ शेयर भी बिजनेस में लगा सकता है। ठीक इसी तरह से इस तरह के पार्टनर जब रिटायर होते हैं तो इनको किसी भी तरह के पब्लिक नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाह्य जगत के लिए हो सकता है कोई जाने ही ना कि ये व्यक्ति भी फला फर्म में पार्टनर है।
ठीक इसी तरह से अगला जो प्रकार है वह है नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर के बारे में कहा जाता है कि ही डज नॉट हैव एनी रियल सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, कि उसका पार्टनरशिप में कोई विशेष रुचि नहीं होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का नाम मात्र उपयोग करने के लिए ही उसे पार्टनरशिप में लाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कोई पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करूं और मेरा एक मित्र है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब मैं चाहता हूं, और वो एक बहुत ख्यातिनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वह जो उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो गुडविल है उसको मैं अपनी पार्टनरशिप में लाना चाह रहा हूँ। यद्यपि वो मुझे समय नहीं दे पाएगा, उसने अपनी असमर्थता जाहिर की, तो मैं उसे कह सकता हूं कि आप एक नॉमिनल पार्टनर के रूप में हमारे साथ आइए, जिसका लाभ हमारे पार्टनरशिप फर्म को ख्याति के रूप में मिले। तो इस तरह से जब हम किसी पार्टनर को लाते हैं तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स के एक्ट के लिए बाहरी जो लोग हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है, म्यूचुअल एजेंसी वाले सिद्धांत के तहत। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो किसी भी तरह के कैपिटल कंट्रीब्यूशन को दे, यह आवश्यक नहीं है, और इसी तरह से हो सकता है कि वह प्रॉफिट के शेयर को भी लेने वाला ना हो। तीसरा अगला जो प्रकार है वह है पार्टनर बाय एस्टॉपेल। तो एस्टॉपेल हम कहते हैं कानूनी रुकावट को। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ अ पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट he is partner of a firm either by his words, action or conduct, then such partner cannot deny that he is not a partner. तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है समझने वाला कि आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति पार्टनर हो, लेकिन अपने प्रकट बातों से वह किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं फला फर्म में, मैं फला पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूं। यदि वो नहीं भी है और अगली पार्टी ने उसको सच मान लिया और उसके साथ पार्टनरशिप किसी एग्रीमेंट में प्रवेश किया, कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया, तो ये जो प्रकार है उसके तहत वो एक पार्टनर बाय एस्टॉपेल बन जाता है। अब चाहे वो बोलकर बताए, अपने भाव भंगिमा से ही बताए, जिसको हम गर्हित कहते हैं, गर्हित रूप से बताए, इम्प्लाइड वे में बताए, एक्सप्रेस वे में बताए, या अन्य किसी तरीके से जाहिर करे कि वह फला पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो ऐसे में वह मूल रूप से पार्टनर बाय एस्टॉपेल कहलाता है। और इसमें हम कहते हैं कि उसने अपने आप को उस रूप में रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया, इसीलिए उसे पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो ये जैसा कि नाम से ही उद्घृत हो रहा है कि ये केवल प्रॉफिट में या लाभ में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, और ये जो दायित्व होते हैं किसी फर्म के, उनके प्रति ये एक तरह से निष्क्रिय होते हैं या इंडिफरेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह के बाह्य थर्ड पार्टी से डील करने में ये लायबल होते हैं कि उससे जो लाभ होगा केवल उसके लिए, और किसी भी तरह की लायबिलिटी को ये शेयर नहीं करेंगे। अगली बात आती है माइनर पार्टनर की। तो माइनर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में संक्षेप में बात की गई है। यहाँ भी साझेदारी अधिनियम भी माइनर के विषय में बात रखता है। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालिफाइड मानता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में माइनर भी पार्टनर हो सकता है। यद्यपि सामान्य रूप से देखें तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि वह कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखता। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें वो आ सकता है। तो पार्टनरशिप कहता है कि a partner can be admitted to the benefit of partnership if all partner give their consent for the same। तो इस स्थिति में वो पार्टनर फॉर प्रॉफिट तो बनेगा, लेकिन वो लॉसेस या हानियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और इस तरह से वह प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में माइनर लाभ अर्जन के लिए जा सकता है। लेकिन यदि उस व्यवसाय को कोई हानि होती है तो उस हानि में उस माइनर का, अवयस्क व्यक्ति का, कोई उसका दायित्व नहीं बनता है। और
जब वह माइनर वयस्कता को प्राप्त कर लेता है, वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर लेता है, तो वो पार्टनरशिप बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, वह अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। उसके अनुरूप वो एक सामान्य पार्टनर के रूप में इंडक्ट किया जाएगा। और इस तरह से जो उसका डिसीजन है, जो उसका निर्णय है, उसको पब्लिक नोटिस के माध्यम से अपने इंटरेस्ट को जाहिर करना होता है। तो इस तरह से जहां पर भी पार्टनर माइनर पार्टनर कंटिन्यू करता है और जब रिटायर होता है, तो इन दोनों ही केसेस में पब्लिक नोटिस उसे देना होता है। अब अगला बिंदु आता है कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन या प्रवेश पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से होता है। तो जो सेक्शन 31 है इस पर चर्चा करता है। सेक्शन 31 के अनुसार consent of all existing partners is necessary before introducing new partner into the partnership firm। तो जो अभी वर्तमान में साझेदार है, उनकी सहमति नितांत आवश्यक है इससे पहले कि कोई भी पार्टनर उसमें नया पार्टनर प्रवेश करे। अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर आपत्ति जाहिर करता है, डिसेंट नोट रखता है, तो उस पार्टनर के प्रवेश को निषिद्ध किया जा सकता है। और इसका जो इन बातों को जो कवर करता है सेक्शन 8 करता सेक्शन 30 करता है, और माइनर के बारे में भी वह प्रकाश डालता है। साथ ही साथ न्यू पार्टनर की कोई भी लायबिलिटी, इस तरह के माइनर आते हैं उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, और एडमिशन से पहले की किसी भी लायबिलिटी को फर्म अपनी लायबिलिटी नहीं मानेगा। अब बात आती है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। कोई अगर नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का प्रवेश अगर साझेदारी फर्म में हो रहा है, तो उनके क्या अधिकार होंगे और क्या दायित्व होंगे। तो इसके बारे में एक्ट कहता है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन एज द पार्टनर्स एज अ पार्टनर इन द फर्म। दिस इज unless he accepts liability for obligation incurred by the firm before his admission। तो ये बिंदु बिल्कुल साफ स्पष्ट कहता है कि जिस तारीख से जिस तिथि से वह पार्टनरशिप या साझेदारी में प्रवेश करता है, उस समय से ही उसके जो लायबिलिटीज है वो साझेदारी की लायबिलिटीज बनेगी, और जो साझेदारी की लायबिलिटीज है वो उसकी लायबिलिटीज, साझा लायबिलिटीज कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब उसका प्रवेश हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो द न्यू फर्म, नए पार्टनर के आने से एक नई फर्म का निर्माण माना जाता है। तो न्यू फर्म में एग्री टू अज्यूम लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द ओल्ड फर्म, एंड क्रेडिटर्स में एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। डिस्चार्जिंग द ओल्ड फर्म, it is important to note that creditors consent is important to make transaction operative। तो इस तरह से जो नोवेशन होता है, नए पार्टनर के आने से नई साझेदारी फर्म का निर्माण होता है, तो इस स्थिति में जो भी होगा उसमें क्रेडिटर की कंसेंट आवश्यक होती है। ठीक इसी तरह से इन कॉन्ट्रैक्ट द टेक्निकल टर्म फॉर सब्स्टिट्यूटेड लायबिलिटी इज नोवेशन। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी समझने का प्रयास किया, उसका नवीनीकरण हो जाता है साझेदारी फर्म का। और इसीलिए एक सामान्य समझौता जो पार्टनर्स के बीच में होता है नोवेशन के लिए, केवल उससे काम नहीं चलता, बल्कि क्रेडिटर्स का कंसेंट भी आवश्यक है। अब सेक्शन 32 बात करता है किस प्रकार पार्टनर्स सेवानिवृत्ति लेंगे या रिटायर होंगे। तो अ पार्टनर रिटायर व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट एंडिंग द subsisting relationship between other members of the firm or between the firm and other party। If a partner withdraws from the firm by dissolving it, then it is dissolution and not the retirement of the partner। तो ये निर्भर करता है कि सारे पार्टनर अगर यथावत रहते हैं, पार्टनरशिप फर्म अपने व्यवसाय को कंटिन्यू रखती है, और उनमें से कोई एक या दो पार्टनर यदि सेवानिवृत्ति चाहते हैं स्वेच्छा से, तो वे जा सकते हैं। डिसोल्यूशन अगर नहीं होता है तो व्यवसाय चलता रहेगा। लेकिन अगर सभी पार्टनर सहमति से डिसोल्यूशन की बात करते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की बात करते हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। तो यद्यपि ये कहा जाता है कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फर्म डज नॉट डिसॉल्व इट। तो पार्टनरशिप किस तरह से पार्टनर रिटायर होते हैं, तो इसमें आता है, पहला बिंदु आता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
सभी पार्टनर्स की सहमति से रिटायरमेंट लिया जा सकता है। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में आपसी सहमति हुई कि जब भी हम, उदाहरण के लिए हम कहें कि 60 वर्ष की आयु को जब हम प्राप्त कर लेंगे, हम में से जो भी प्राप्त करेगा वह 60 वर्ष की आयु को पूरा करते ही रिटायरमेंट ले सकता है। यदि ऐसा नियम पार्टनरशिप डीड में उन्होंने व्यक्त कर दिया है और वह पार्टनरशिप डीड वेल स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ, तो कहा जा सकता है कि वह नियम उनके लिए, उन सब के लिए मान्य होगा। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल दी अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, तो उस स्थिति में भी रिटायरमेंट हो सकता है यदि पार्टनरशिप एट विल है। ठीक इसी तरह से आउटगोइंग पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, तो हमने अधिकारों की बात की, राइट्स की बात की, अब लायबिलिटीज या उत्तरदायित्व की बात करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म टिल such time that he or other member of the firm give public notice of his retirement। यदि रिटायरिंग पार्टनर जो है, आउटगोइंग पार्टनर अगर पब्लिक नोटिस न जारी करे और रिटायर हो जाए, या फिर फर्म के बाकी पार्टनर कोई पब्लिक नोटिस न जारी करे कि एक्स नाम का एक पार्टनर रिटायर होने जा रहा है, तो इस स्थिति में वह सारे दायित्व जो कि पार्टनरशिप फर्म पर है उनके लिए उत्तरदायी होता है। बाहरी लोग जो भी जानते हैं वे जानते हैं कि यह पार्टनर अभी कंटिन्यू है, तो इसीलिए उसकी लायबिलिटी बनती है। इसलिए यहाँ पर उसका दायित्व है कि वह पब्लिक नोटिस दे करके सबको सूचित करे। ठीक इसी तरह से इफ द थर्ड पार्टी डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर इन द फर्म एंड देन ही विल नॉट बी लायबल फॉर द थर्ड पार्टी। तो जब किसी थर्ड पार्टी से डील करने की बात आती है तो वहां पर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो रिटायर्ड पार्टनर होते हैं कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म डन बिफोर सच रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो यदि पार्टनर ने रिटायरमेंट से पहले कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। ठीक इसी तरह से लायबिलिटी होल्ड्स गुड अनलेस देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द कंसर्न्ड पार्टी। ठीक इसी तरह से such an agreement can also be implied by the course of dealing between third party and the reconstituted firm post announcement of the retirement। और साथ ही साथ जब हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल की बात करते हैं तो it can relieve the partner without giving public notice, और ऐसा करने के लिए किसी भी पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी अगर पार्टनरशिप एट विल है तो। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप को एक रिटन नोटिस देना होगा सभी पार्टनर को कि कोई एक्स पार्टनर है जो रिटायर होना चाहता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स की। तो जब हम म्यूचुअल राइट्स की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट राइट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक म्यूचुअल स्थिति की बात कर रहे हैं कि सारे पार्टनर का आपस में एक दूसरे से कुछ उनके राइट होते हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उनके कर्तव्य भी शेयर्ड होते हैं। तो इसलिए हमें उसको एक्ट जो है उसको म्यूचुअल राइट्स की तरह देखता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो पार्टनरशिप है वो एक एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप है जिसमें पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की भूमिकाओं में होता है। तो ये जो भूमिका होती है उसको कुछ अधिकार भी देती है और उसके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करती है। तो जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके तहत सेक्शन 12A कहता है कि पहला राइट जो पार्टनर को देता है वह पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि व्यवसाय की सभी गतिविधियों में उसको भाग लेने का अधिकार है। ठीक इसी तरह से दूसरे राइट की जब हम बात करते हैं, राइट टू बी कंसल्टेड, तो उसको ये अधिकार है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है व्यवसाय के द्वारा, जो भी साझेदारी फर्म के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म से संबंधित निर्णय लिया जा रहा है, उससे पूछा जाना आवश्यक है। यदि कोई भी निर्णय ऐसा लिया गया जिसकी जानकारी किसी एक या अन्य किसी साझेदार को नहीं है तो कोई भी साझेदार उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है सेक्शन 12C के तहत।
ठीक इसी तरह से जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है किसी भी फर्म की, उसको देखने का, उसका मुआयना करने का अधिकार हर पार्टनर को होता है सेक्शन 12D के अनुसार। ठीक इसी तरह से जो लाभ होता है उसका विभाजन किए जाने का अधिकार भी किसी पार्टनर के पास होता है। और ये म्यूचुअल राइट इसलिए भी है क्योंकि अब यदि लाभ का विभाजन होगा तो लाभ का विभाजन किस अनुपात में होगा इसका निर्धारण करने के लिए ये अनायास ही म्यूचुअल बन जाता है। तो कई बार जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उस अनुपात में विभाजन होता है, और कई बार उनके आपसी सहमति या समझौते से जो अनुपात बनता है उसमें विभाजन होता है, और इसकी जो नियमावली है वो सेक्शन 13B प्रस्तुत करता है। ठीक इसी तरह से राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कोई भी पूंजी यदि साझेदार व्यवसाय में लगाता है तो उस पूंजी के एवज में उसे इंटरेस्ट या ब्याज मिलना चाहिए। यदि आप आपस में उन्होंने समझौते से कोई ब्याज की दर निर्धारित कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसी दर पर वे ब्याज ले सकते हैं। और यदि उस दर का निर्धारण नहीं किया गया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार 6% की दर से वह ब्याज ले और दे सकते हैं, ये सेक्शन 13C कहता है। ठीक इसी तरह से राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, कि किसी भी तरह का एडवांस अग्रिम अगर कोई भी पार्टनर व्यवसाय में देता है, लगाता है, तो उसे उस पर ब्याज मिलना चाहिए, ये सेक्शन 13D में उद्धृत है। ठीक इसी तरह से राइट टू इंडेमनिटी, सेक्शन 13E में राइट टू इंडेमनिटी की बात कही गई है। राइट टू इंडेमनिटी कहता है कि किसी भी पार्टनर के पास उसे यदि कोई हानि होती है व्यावसायिक गतिविधि की वजह से, तो उससे उसको बचाए जाने का भी अधिकार एक पार्टनर के पास होता है। 13E में इस पर विस्तार से बातें कही गई। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो जो ड्यूटीज है पार्टनर की, जो कर्तव्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने संविधान को भी समझने का प्रयास किया, तो संविधान भी हमें केवल अधिकार या केवल कर्तव्य नहीं देता है, बल्कि दोनों साथ साथ चलते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक उसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य है जो हमारे जो कार्यशैली है उसको संतुलित बनाए रखते हैं। तो इसमें जो ड्यूटीज है, अधिकारों के साथ साथ जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं पार्टनर्स के, तो उन ड्यूटीज को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हम कहते हैं एब्सोल्यूट ड्यूटी, और दूसरी श्रेणी है जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड ड्यूटी। तो जो एब्सोल्यूट ड्यूटी है उसको संक्षेप में समझेंगे। धारा 9 साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो पहली एब्सोल्यूट ड्यूटी है किसी भी पार्टनर की, वह है ड्यूटी ऑफ कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, अर्थात जो सभी के हित में हो ऐसा कार्य करने की जिम्मेदारी ये एक पार्टनर की होती है। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल इंटर से, सेक्शन 9 कहता है कि उसे जस्ट होना चाहिए और उसे फेथफुल होना चाहिए अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, जो भी बही खाता मेंटेन हो रहा है वह एकदम साफ और सत्य पर आधारित होना चाहिए, इसमें कोई भी जालसाजी की संभावना न हो, ऐसा सेक्शन 9 कहता है। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना आवश्यक है वे सारी सूचनाएं एक पार्टनर को दी जानी चाहिए, पार्टनर को देना चाहिए अपनी पार्टनरशिप फर्म को और अन्य साझेदारों को। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, कि अगर किसी भी साझेदार की गलती से या हम कहें कि धोखाधड़ी से फर्म को यदि कोई हानि उठानी पड़ती है, तो हर पार्टनर के पास इंडेमनिटी का एक इंडेमनिफाई करने का उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करे यदि उसके वजह से कोई धोखेधड़ी की वजह से उनको कोई हानि हो रही है, तो मूल रूप से उस डैमेज कंट्रोल के कार्य को भी उसे करना पड़ता है सेक्शन 10 के अनुसार। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सीवियरली,
तो जैसा कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स से मिलकर बनती है, तो सबकी एक सामूहिक और समन्वित जिम्मेदारी होती है कि वो उन जिम्मेदारियों को साथ में सहकार के साथ आगे बढ़ाएं। ठीक इसी तरह से ये बात सेक्शन 25 में दी गई है। ठीक इसी तरह से ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, सेक्शन 29 इस पर प्रकाश डालता है। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइड ड्यूटीज की। तो जब हम क्वालिफाइड ड्यूटीज की बात करते हैं तो सेक्शन 12B के अनुसार ड्यूटी टू डिलीजेंटली अटेंड हिज ड्यूटीज, हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने जो कर्तव्य है अपनी पार्टनरशिप फर्म के प्रति उसको निष्ठापूर्वक निभाए। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, उसे किसी भी मानदेय की अपेक्षा के बिना कार्य करना है पार्टनरशिप फर्म में। यद्यपि लाभ उसे मिलेगा लेकिन उसके अलावा किसी भी रेम्यूनरेशन का अधिकार पार्टनरशिप फर्म उसको नहीं देती है, सेक्शन 13A के अनुसार। ठीक इसी तरह से यदि पार्टनरशिप फर्म को कोई हानि उठानी पड़ती है तो उस हानि को भी शेयर किया जाना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में, सेक्शन 13B के अनुसार। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर किसी भी जानबूझकर कोई पार्टनर यदि नेग्लेक्ट करता है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है या उसके नेग्लेक्ट की वजह से व्यवसाय को कोई नुकसान होता है तो उसे उस नुकसान की भरपाई करने का ये उसका कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ फर्म, तो जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका उपयोग उसे केवल और केवल फर्म के लाभ के लिए करना चाहिए, व्यक्तिगत उपयोग इसमें मना किया गया है, ये सेक्शन 15 के अनुसार। ठीक इसी तरह से ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, कि उसे अगर कोई पर्सनल या व्यक्तिगत लाभ हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के लाइन ऑफ एक्शन से, तो ये उसका दायित्व है कि वो बाकी पार्टनर्स को उसकी सूचना दे। ठीक इसी तरह से और उसकी अकाउंटिंग प्रॉपरली करे, सेक्शन 16A इस पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ सेक्शन 16B में जो बात आती है वह है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि जो बिजनेस है फर्म का, उदाहरण के लिए यदि कोई डेयरी फार्मिंग में है एक पार्टनरशिप फर्म और उसमें यदि कोई व्यक्ति पार्टनर है, राम एक व्यक्ति है जो डेयरी फार्मिंग में एक पार्टनर है, तो अब वह अपनी एक प्राइवेट डेयरी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि सेम जो पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो है उसके कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट में ये आ जाएगा, तो वहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन बन सकती है, ऐसा सेक्शन 16B कहता है। तो इस प्रकार ने अब संक्षेप में समझने का प्रयास किया कि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उससे संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं, साथ ही साथ पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या राइट्स है, क्या अधिकार है और क्या उनके कर्तव्य हैं। तो इस तरह से हमने इन सारे बिंदुओं को समझते हुए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कुछ बारीकियों को समझने का प्रयास किया। आशा है ये संक्षिप्त ज्ञान आपको लाभान्वित करेगा अपने करियर में और व्यवसाय को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने में। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।